नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो टॉपिक तो सर्कुलर मोशन एंड वर्क फॉर एनर्जी, इन दोनों को हम लोगों ने एक साथ क्लब कर दिया है। ठीक है, बट एक्चुअली देखें तो दो अलग अलग टॉपिक हैं ये। तो उसमें से हम पहला वाला पार्ट देखते हैं आज, सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन भी एक तरह का काइनेमेटिक्स ही बोला जाए, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। तो पहला इसमें हेडिंग हम लोग डालेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सर्कुलर मोशन में हमको काइनेमेटिक्स में हेल्प करेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्योंकि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो लीनियर वेरिएबल्स की बजाय हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स के फॉर्म में स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल अगर सर्कल पे चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। मान लेते हैं कि इधर मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दी है, इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, और एक रेफरेंस लाइन ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखना, और ये इस डायरेक्शन में घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, एंगल जब भी हम लोग मेजर करते हैं, एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम ये वाला एंगल थीटा मेजर करते हैं, मान लेते हैं टी इक्वल टू टी पे ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड है v, और जिस सर्कल पे ये चल रहा है उसका रेडियस है r। तो यहाँ से ये जो थीटा है, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन का मतलब है एंगल मेड विद एनी रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे वो जो रेफरेंस लाइन है वो हम लोगों ने एक्स एक्सिस ले ली है, मोस्टली यही एक्स एक्सिस ली जाएगी। तो रेफरेंस लाइन से जो भी एंगल मेजर होगा उसको हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। तो ये इसका साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगी? एंगल को किस में मेजर करते हैं? तो यूनिट हम एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट इसका रेडियन है। ठीक है ना, डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं या फिर इसको हम रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो इसका रेडियन है। एंड 1 रेडियन, या ऐसे बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है, एंगल का ही है। ठीक है ना। अच्छा, इसी एंगल का अगर हम रेट ऑफ चेंज लिखें तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, एंड दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी, एंड दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, यानी ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो कोई बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी ये मेजर होगा पॉजिटिव। रेडियन। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव। नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं, किधर है, किधर है? जैसे पार्टिकल तुम्हारे सामने घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड प्लेन। तो इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखना, लिख लो इसको। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर कैन बी फाउंड using right hand thumb rule, using right hand thumb rule। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग आउटवर्ड से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को हम लोग इनवर्ड से डिनोट करेंगे। यानी ओमेगा का डायरेक्शन, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? फिंगर्स को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमको ओमेगा का डायरेक्शन बताएगा। बोलिए।
क्लियर? ओके ओके सर, क्लियर। अच्छा, अब अगर इसको हमें लीनियर वेरिएबल से रिलेशन लिखना है तो देखो, जैसे थीटा को क्या हम लोग आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं, और आर्क को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड। सर हाँ बोलिए। ये डायरेक्शन फिर से बता दीजिए एक बार निकालना। डायरेक्शन में मैंने ये बोला कि पार्टिकल जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुम्हारे सामने कॉपी पे एक पार्टिकल है और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करो, फिंगर्स को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थंब का जो डायरेक्शन है, थंब किधर बता रहा है, थंब बताएगा आउटवर्ड, तो जो आउटवर्ड वाला डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से अगर मान लो कि क्लॉकवाइज घूम रहा हो, क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब किधर बताएगा, थंब अंदर की तरफ बताएगा। तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो होगा ना, ओमेगा वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है? अच्छा, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर है तो दो ऑप्शन है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो इनवर्ड आउटवर्ड निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। बताइए डायरेक्शन क्लियर है हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं, ये भी मालूम है। आर्क यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो गया, देखो ध्यान से इस डायग्राम में, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करें डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी को v लिखेंगे और डी एस अपॉन डी टी को v लिख देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ये तब काम आएगा जब हमें लीनियर वेरिएबल को एंगुलर वेरिएबल में बदलना है या एंगुलर वेरिएबल को लीनियर वेरिएबल में बदलना है। बताओ। और सर एक बार फिर यही समझा दीजिए। भाई थीटा को क्या लिखा है, थीटा को लिखा है s अपॉन आर, ओके इसी को डिफरेंशिएट कर दिया है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर अलग कर लिया, डी एस अपॉन डी टी हो गया। ओके ओके सर, ओके क्लियर सर। अगला पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज लिखें, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा एक्सीलरेशन के लिए। देखो है क्या, लीनियर और सर्कुलर, एंगुलर वेरिएबल सर्कुलर में सारे के सारे एंगुलर वेरिएबल यूज होंगे, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड की जगह एंगल कवर्ड, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एक बहुत छोटा सा सीधा सीधा रूल है कि किसी भी लीनियर वेरिएबल को अगर हमें एंगुलर वेरिएबल में बदलना है तो हमें सिर्फ उस रेडियस से डिवाइड करना होता है। तुम चेक कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो एंगल कवर्ड बन जाएगा, अगर हम लीनियर स्पीड को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? और ठीक उसी तरह से ये जो अल्फा निकाला हुआ है, अल्फा को भी अगर हम लोग लिखें डी अपॉन डी टी ऑफ वी अपॉन आर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डीवी अपॉन डी टी, और डीवी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन रेडियस। ये हो गया इसका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या बनेगा, तो इसका एसआई यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में लिख देना कि इफ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ पार्टिकल, if angular speed omega of particle is increasing, then alpha vector is along
omega vector, and if angular velocity of particle is decreasing, if angular velocity is decreasing, then alpha vector is opposite to ओमेगा वेक्टर। इस लाइन का मतलब क्या होगा बताओगे कोई? इस लाइन का मतलब क्या होगा बताएगा कोई? सर जब दूसरी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, जब सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रही है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। हाँ, मतलब वाइसे वर्सा लिखा है मैंने। एक्चुअली अल्फा का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने ये नहीं कहा कि राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग ओमेगा का डायरेक्शन निकालेंगे, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगा अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, और अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट होगा अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है। दो ही ऑप्शन है, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड कम हो रही होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब तो अल्फा जीरो हो गया ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब तो अल्फा जीरो ही हो गया। तो अल्फा की जरूरत तभी पड़ेगी जब स्पीड घट या बढ़ रही होगी। तो डायरेक्शन निकाल लोगे अल्फा का। तो अभी मैंने सिर्फ 3 बातें बताई हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एंगुलर एक्सीलरेशन। इन तीनों के क्या फॉर्मूले हैं और इन तीनों की क्या यूनिट है और इन तीनों के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले इतनी बात बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? बोलो सर जो पार्टिसिपेंट्स ने अभी जो बात क्लियर की है कि स्पीड बढ़ती है तो क्या मतलब किसी के बराबर होता है सर? बराबर नहीं होता, डायरेक्शन की बात की कि डायरेक्शन किधर होगा। जैसे मान लो कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर जैसे मान लो ये पार्टिकल का सर्कल है, इस सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है और ओमेगा की वैल्यू सपोज बढ़ रही है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा पहले ये बताओ? ओमेगा इनसाइड। बेटा अभी तो बताया एंटी क्लॉकवाइज है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। यस सर, यस सर, यस सर। इतना बताते जा रहे हैं, दिमाग में डालते जाओ, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर आएगा? ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। अब अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगा। ओके। दूसरा केस ये है कि अगर मान लो पार्टिकल का ओमेगा है लेकिन ओमेगा उसका कम हो रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? ओमेगा का डायरेक्शन किधर आएगा? ओमेगा का डायरेक्शन अभी भी आउटवर्ड ही आएगा क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट आएगा। अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट मतलब ओमेगा अगर बाहर है तो अल्फा किधर होगा? अल्फा अंदर की तरफ होगा, तो ये अल्फा का डायरेक्शन हो जाएगा क्रॉस। ओके ओके ओके। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, नोट करना है नोट करिए। फिर एक नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग है कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन जनरल मोशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल किसी भी जनरल मोशन में है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जनरल मोशन में सर्कुलर मोशन तो आ ही गया, सर्कुलर मोशन नहीं है तो भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी एक जनरल वर्ड है। जैसे हम सड़क के किनारे खड़े हैं, सड़क के किनारे मान लो खड़े हो और तुम्हारे सामने से एक बस गुजर गई, तो हम जब बस को देख रहे हैं, ध्यान से देखो, तो क्या बस को देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे तो क्या हमारा जो ये मुंडी है ये हिल गई कि नहीं हिल गई, पूरा घूम गई कि नहीं घूम गई? तो इसका भी एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बस जो है हमारे रिस्पेक्ट में रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है।
तो बस की एंगुलर वेलोसिटी हम लोग खड़े होकर निकाल सकते हैं ग्राउंड पे, भले ही बस सर्कुलर मोशन में नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट कितना एंगल घूम गई, तो लाइन ऑफ साइट जितना एंगल घूमेगी उस एंगल का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो उस बस का हमारे रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बनेगा। डायग्राम बना के बताता हूं ये बात। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, समझना ध्यान से, और हम उसको यहां सामने खड़े होके देख रहे हैं पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे हम खड़े हैं। तो जब हमने उसको देखा स्टार्टिंग में तो वो यहाँ पे था पॉइंट ए पे, बोलो, और फिर कुछ देर के बाद मान लेते हैं कि वो यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी पे। तो ये बताओ कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, क्या ये लाइन ऑफ साइट कुछ एंगल घूमी या नहीं घूमी, ये बताओ। यस सर। ये बनेगा हमारे लिए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to observer, with respect to observer at O, मतलब ऑब्जर्वर जो O पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा यानी डी थीटा अपॉन डी टी वो बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है r डिस्टेंस पे, ध्यान से देखना, और ये पार्टिकल p है, इस पार्टिकल p की वेलोसिटी मान लेते हैं ये दी हुई है v, ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ओ पे। तो जरा ये बताओ कि अगर हम इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, क्यों भाई, और एक कंपोनेंट इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन घूमेगी, इस लाइन के घूमने के लिए कौन सा कंपोनेंट, घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा या v sin थीटा, v sin थीटा, क्यों भाई, v sin थीटा, v sin थीटा। अगर v sin थीटा नहीं हो तो क्या ये लाइन रोटेट नहीं होगी, नो सर। तो ओमेगा निकालेंगे ना, ओमेगा निकालने का यही तरीका है, ओमेगा को लिखते हैं v परपेंडिकुलर अपॉन r। पहले हम लोगों ने निकाला v अपॉन r, अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया, अब बोल दिया v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर में हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, क्यों भाई, v परपेंडिकुलर में हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो v परपेंडिकुलर में हमें v sin थीटा लेना है। तो ये ओमेगा हमें काम आएगा, कब काम आएगा, जब हमें किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी मोशन में हो, नोट कर लो, देखो इसको यूज करेंगे अभी, बताओ कोई डाउट है तो। देखो जैसे मुझे एक बात का जवाब देना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और ये पार्टिकल सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to center C is omega, then what is angular velocity with respect to point P on circumference, बताओगे, इसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन ये है कि सेंटर के पास अगर सी पॉइंट पे ऑब्जर्वर है तो सी पॉइंट पे खड़े होके पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सी पॉइंट पे खड़े होके पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो अगर वो पार्टिकल पी पॉइंट पे हो, मतलब अगर ऑब्जर्वर पी पॉइंट पे हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी,
व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। इसके लिए क्या करेंगे, बस बेसिक बात समझेंगे। देखो, जब ऑब्जर्वर C पॉइंट पे है, तो ये बताओ अगर C पॉइंट पे ये पार्टिकल किसी टाइम में थीटा एंगल कवर करेगा, तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ कि कितना एंगल कवर होगा। अगर C पॉइंट के रिस्पेक्ट में थीटा कवर हो रहा है, तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल कितना होगा? θ/2। क्या ये कोई थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने? तो ये θ/2 होगा। तो अगर C पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा दिया हुआ है, तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा को हम लोग लिखेंगे dθ/dt। तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ओमेगा डैश बनेगा उसको हम लोग लिखेंगे d/dt ऑफ θ/2। तो जब θ/2 करेंगे तो ओमेगा भी ω/2 हो जाएगा। बस ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ? C के रिस्पेक्ट में ओमेगा है, लेकिन P के रिस्पेक्ट में ω/2 है। कोई डाउट किसी को इसमें, बताइए। और देखना क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल P है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to point O at this moment। बताइए। देखो, पार्टिकल का जिस वक्त हमको ओमेगा निकालना है, उस मोमेंट पे पहले तो ये डिस्टेंस बना लो, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन हो गई R, समझना ध्यान से। इसके बाद हमको ये चाहिए कि ये जो R है, अगर हम ये वाला एंगल बनाए तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ओमेगा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस लाइन का हमको ओमेगा निकालना है, तो इस लाइन का ओमेगा के लिए 10 का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? साइन कंपोनेंट होगा, तो ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 30। तो ओमेगा अगर हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30 एंड डिवाइडेड बाई R। अब ये बताओ ये R कैसे आएगा? अब ये R निकालने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो R की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 sin 30, और R की वैल्यू ध्यान से देखो तो हो जाएगी d/sin 30। क्यों भाई? तो ये हो जाएगा 5/sin 30। तो ये सॉल्व करोगे तो 0.5 आना चाहिए, 0.5 रेडियन पर सेकेंड। बोलिए, जो लोग नहीं कर पाए, क्या डाउट आ रहा है? सर आपने सेकंड ट्रायंगल से क्या लिया है? हाँ, आपने सेकंड ट्रायंगल से कुछ एज्यूम किया है? ये R निकाला है, ये मालूम है हमको 5, ये या। एंगल मालूम है, तो ये 5 मालूम है, तो ये कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज रूल से। हाँ, बस वही निकाला है। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन बताई वो आपको अप्लाई करनी है, दैट्स इट। ठीक है। यस सर, क्लियर। तो एक पॉइंट तो ये है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं एंगुलर वेलोसिटी वाला। इसके बाद क्या है कि अगर हम सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे आगे। तो पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
और दूसरा पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलते हैं पार्टिकल मूव्स along the circle with constant speed, particle moves along the circle with constant speed। और इस केस में बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में दो ऑप्शन आते हैं, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या तो उसकी स्पीड कम हो रही होगी। देखो, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक बात जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि पार्टिकल के पास रेडियल एक्सीलरेशन जरूर होगा। रेडियल एक्सीलरेशन समझते हो क्या होता है? क्यों भाई? जैसे पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब ये होगा कि हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम है। देखते जाना ध्यान से, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल क्या है ना, पार्टिकल मुड़ तो रहा है ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। तो पार्टिकल के पास एक एक्सीलरेशन जरूर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, और ये रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल लगेगा, क्योंकि यही रेडियल एक्सीलरेशन उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना रेडियल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक बात है। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो अगर डिस्टेंस कवर करने की बात है तो डिस्टेंस को लिख देंगे सीधे सीधे ओमेगा वीटी। डिस्टेंस आ जाएगा तो एंगल कवर्ड लिखना हो तो एंगल कवर्ड को लिख सकते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी लिख दो या ओमेगा की वैल्यू लिख दो वी बाई आर इंटू टी, एक ही बात है। और रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा? तो रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या इसको लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। क्या रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा? बताइए, यस और नो। क्या रेडियल एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर Yes, मोशन sir. में कांस्टेंट होगा? यस सर। एक्चुअली उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड Yes, sir. कांस्टेंट है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी जब भी कांस्टेंट बोली जाएगी तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। बोलो, तो रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? बोलो। सर मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगा और फिर डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। डायरेक्शन इज ऑलवेज सेंटर। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये पूरी बात ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। और इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सीलरेशन का सिंपली मतलब होगा रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा। टेंजेंशियल जीरो है तभी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। देखो, नोट कर लो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कोई और खास बात नहीं है, बस यही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट स्पीड से आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। बोलिए। क्या इसे बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। दूसरे केस में आते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका जो स्पीड होगा वो चेंज होगा।
मतलब यहाँ स्पीड v1 होगा, यहाँ स्पीड v2 होगा, यहाँ v3 होगा, v4 होगा। मतलब कहने का है हर जगह स्पीड अलग अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो अगर इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तभी तो स्पीड चेंज हो रही है। तो टेंजेंशियल तो है ही है, और इसके पास रेडियल भी है। रेडियल के बिना तो काम होना ही नहीं है। बिना रेडियल एक्सीलरेशन के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो रेडियल तो डेफिनेटली है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो उसके पास टेंजेंशियल भी होगा। अब ध्यान से देखना, टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सीलरेशन का अगर हम रिजल्टेंट लिखते हैं तो ये एक्सीलरेशन बनता है नेट एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग टोटल एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। दिख रहा है डायग्राम में? तो यहां पे टोटल एक्सीलरेशन बनेगा अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AR की वैल्यू किसी भी टाइम पे लिखनी होगी तो हमें उस टाइम की स्पीड चाहिए। अगर हमको स्पीड v मालूम है उस टाइम पे, तो AR की वैल्यू सीधे सीधे v स्क्वायर बाई R हो जाएगी। ठीक है। अगर AT की वैल्यू कांस्टेंट है, AT की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस AT इंटू टी, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT इंटू टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 AT इंटू s। AT कांस्टेंट बोलो या अल्फा कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है ना। अल्फा को क्या लिखेंगे? अल्फा बनेगा इस बार AT बाई R। अल्फा यानी कौन सा एक्सीलरेशन है? ये एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम एंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तुम ध्यान से एक बात ये दिमाग में बिठाओ कि चाहे ये तीनों यूज करो या ये तीनों यूज करो, दोनों इक्वेशन एक ही है। मतलब उस क्वेश्चन को तुम AT के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, लीनियर फॉर्म में, और एंगुलर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हें इजी पड़े। भाई ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशन में अगर हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो वो राइट वाली इक्वेशन बन जाएंगी। भाई v को तुम अगर डिवाइड करोगे रेडियस से तो ओमेगा बन जाएगा, u को डिवाइड करोगे रेडियस से तो ओमेगा नॉट बन जाएगा, AT को डिवाइड करोगे रेडियस से तो अल्फा बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है। ठीक है। Yes, sir. जैसे इसमें बताना, a particle starts moving along a circle, रेडियस दिया है मान लेते हैं 2 मीटर, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में ओमेगा आफ्टर 10 सेकेंड्स, एंगल कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड। सी पार्ट में टाइम टेकन इन फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एंड डी पार्ट में टोटल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एंड ई पार्ट में टाइम t व्हेन AT इज इक्वल टू AR। बिल्कुल वही फॉर्मूले लगने हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, जरा अप्लाई करो इनको। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें दिया है पार्टिकल के सर्कल का रेडियस दिया हुआ है
2 मीटर, और एक्सीलरेशन जो दिया हुआ है ना वो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और क्योंकि लिखा है स्टार्ट्स मूविंग, तो स्टार्ट्स का मतलब हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये 3 बातें हमें दी हुई हैं। अब हमसे क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है ओमेगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो अगर हमको v मिल जाए आफ्टर 10 सेकेंड तो ओमेगा भी निकल आएगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखो ए पार्ट में v निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे v इक्वल टू 80 इंटू टी, तो u हो गया 0, 80 इंटू टी, तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा को लिखेंगे v अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। बोलिए ये निकाल पाए नहीं निकाल पाए ए पार्ट? यस सर, ये पार्ट निकालें। कोई डाउट है किसी को ए पार्ट में? नो सर। सारे No, हो sir. जाएंगे, थोड़ा ट्राई करो, सब No, हो sir. जाएंगे। नो सर, नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम। बी पार्ट में अब हमें चाहिए एंगल कवर्ड यानी थीटा। तो फिर से ये 3 बातें दी हुई हैं, तो थीटा के लिए कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं? तो थीटा से पहले क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो, आर्क कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से यू टी हो जाएगा 0, ए टी की जगह हो गया 1 और टी की जगह हो गया 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। और एंगल कवर्ड अगर लिखना है तो हमें मालूम है कि लीनियर वेरिएबल्स को हम एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आर से डिवाइड करना है, तो एस अपॉन आर कर दो। तो एस अपॉन आर करेंगे तो ये आएगा 25 रेडियन में आएगा, ध्यान रखना। अगर हमसे रिवॉल्यूशन में पूछेगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या डिग्री में पूछेगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, फिर कह रहा है सी में टाइम टेकन इन फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब उल्टा क्वेश्चन हो गया है, अब हमें रिवॉल्यूशन दे दिया और टाइम पूछा हुआ है, तो फिर से यही इक्वेशन लगानी है। इस बार हमको 1 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर होती है? तो बोल सकते हैं 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मतलब होगा 4 पाई मीटर। तो फिर से यही इक्वेशन लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी हो जाएगा 0, रखो क्या आएगा, तो 4 पाई इज इक्वल टू हाफ ए टी की जगह 1 और टी स्क्वायर, तो तुम यहां से टी निकालोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 8 पाई आएगा, यानी लगभग 5 सेकेंड के आसपास। क्यों भाई, ठीक है। सी पार्ट बताओ, बी और सी में कोई फर्क थोड़े ना है, ठीक। और आगे बढ़ो, फिर कह रहा है टोटल एक्सीलरेशन निकालना है 5 सेकेंड पे। तो देखो टोटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल तो मालूम है, रेडियल लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है, रेडियल जो है v स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर हमें स्पीड मिल जाए 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड पे पहले स्पीड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा, रेडियल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 2, यानी ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। और 80 कितना है, तो 80 तो 1 दिया ही हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए टोटल कितना हो जाएगा, तो ए टोटल को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, तो 12.5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, छोड़ दो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। और ई पार्ट में पूछा है कि AT और AR इक्वल कब होंगे। तो देखो AT तो 1 है और AR कितना है, AR है v स्क्वायर बाई आर, आर मतलब 2, तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि v की वैल्यू √2 कब होगी। तो v √2 कब होगा, तो उसके लिए फिर से यूज कर लो, v इक्वल टू यू प्लस AT इंटू टी, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू टी, तो ये आंसर आ जाएगा t इक्वल टू √2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू √2 सेकेंड्स पे v की वैल्यू √2 हो जाएगी और AR की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी AR और AT बराबर हो जाएंगे। बताओ इसमें अपने आप हुआ कि नहीं हुआ, क्या डाउट आया बताओ। फॉर्मूले वही लगने हैं जो तुम्हारे सामने हैं, उन्हीं में बस आगे पीछे करके क्या पूछा है वो जरा ध्यान से समझना है।
बोलिए, क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स में यही है, इक्वेशंस हैं, बाकी देखेंगे इनके एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस के फॉर्म में। और नेक्स्ट फिर हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट इज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये दो पार्ट हैं सर्कुलर मोशन के। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ जिसमें हम लोग वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स जिसमें हम लोग फोर्सेस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास कौन कौन से एक्सीलरेशन हो सकते हैं? तो उसके पास दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं, एक AT और एक AR। ठीक है, तो AR एक्सीलरेशन तब होगा जब उसके पास कोई फोर्स होगा, और AT एक्सीलरेशन भी तब होगा जब उसके पास कोई फोर्स होगा। तो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम लोग रेडियल फोर्स, या फिर उसको हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हो जाता है टेंजेंशियल फोर्स। देखो मैंने कहा था ना कि एक्सीलरेशन तो बाद में होगा, पहले फोर्स होगा। तो अगर कोई फोर्स टुवर्ड सेंटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो प्रोवाइड करेगा रेडियल एक्सीलरेशन। और अगर कोई फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स, और वो प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। पहले फोर्स होगा फिर एक्सीलरेशन आएगा उससे। तो रेडियल फोर्स के बिना तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो 100% होना चाहिए। हाँ, टेंजेंशियल वाला फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल भी होगा। इतनी बात दिमाग में बिठाओ बस। सेंट्रीपिटल के बिना तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। हाँ, टेंजेंशियल वाला जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें यहां लिखेंगे, while drawing free body diagram of a particle in circular motion, we must resolve forces along following directions. We must resolve forces along following directions, जिसमें से पहला डायरेक्शन है along रेडियल डायरेक्शन। तो along रेडियल में हम लोग लिखेंगे F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू M इंटू AR, और AR को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R, या AR को लिख सकते हैं R ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है। दूसरा है along टेंजेंशियल, along टेंजेंशियल, तो along टेंजेंशियल हम लोग लिखेंगे F टेंजेंशियल इज इक्वल टू M इंटू AT, तो वहां से हमको AT की वैल्यू मिलेगी। और तीसरा डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल में फोर्सेस उसके ऊपर 0 होने चाहिए, क्योंकि दो ही एक्सीलरेशन पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। इसके अलावा और कोई एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। तो अगर कोई तीसरा डायरेक्शन है तो उस तीसरे डायरेक्शन में फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे, ये है मेन बात। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, तुम्हें दिमाग में बस एक बात ही रखनी है कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऐसे पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
तो उसके अंदर जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं ना, कंपोनेंट करते हैं एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, तो वो जो कंपोनेंट है वो हम कंपोनेंट इन 3 डायरेक्शंस में ही करेंगे, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन में नहीं करेंगे। रेडियल डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन तो 100% बनेगी, क्योंकि इसके बिना तो सर्कुलर मोशन होना ही नहीं है। हाँ, ये दोनों इक्वेशन में से ऐसा हो सकता है कि कोई एक बने या दोनों बने, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी ना बने, मतलब जरूरत ही नहीं पड़े उसकी। बट ये वाली जो इक्वेशन है ये मस्ट है, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। बताओ, थ्योरी के नाम पे बस तुम्हें इतनी सी बात दिमाग में रखनी है बस। बताइए, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब एक बात और समझना, और वो है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि ये कोई नया फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभी तक नहीं था लेकिन अब आ गया, सर्कुलर मोशन है तो मैं कहूंगा कि ये नया फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया नाम है जो हम पुराने फोर्सेस को देने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, जैसे 3 इडियट मूवी है, ठीक है, तो अब तुम उसमें कहो कि नहीं, उसमें जो है उसमें आमिर खान भी है और उसमें रणछोड़ दास भी है, तो 2 लोग हैं या एक ही लोग हैं? तो ऐसे ही यहां पे समझो, फोर्स तो देखो जो होगा, जो मेन एक्टर है वो तो एक ही है, लेकिन ये है कि जब वो 3 इडियट मूवी में है तो उसका नाम रणछोड़ दास है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो फोर्स है, फोर्स तो एक ही होगा। अब वो फोर्स कौन से होंगे? तो फोर्स वही सारे होंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, वेट हो गया, ठीक है। हाँ, जब वो सर्कुलर मोशन में होंगे तो उनका एक और नाम है, और वो जो एक और नाम है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम नहीं कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का नया फोर्स आ गया, नया एक्टर नहीं है, ये एक्टर वही सारे हैं जो पुराने हैं, लेकिन इस कंटेस्ट में उनको हम एक एडिशनल नाम दे रहे हैं। अब जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि बोहर मॉडल में जैसे तुम लोग पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो मेरा क्वेश्चन ये है, विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स? बताओगे? सेंट्रीपिटल की एक्टिंग कौन कर रहा है? Coulombic force is acting as centripetal force. Similarly, जैसे moon is revolving around earth in circular orbits, moon is revolving around earth in circular orbit, तो which force is acting as centripetal? ग्रेविटेशनल। करेक्ट। तो बात ये समझना, फोर्स तो वही सारे हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। हाँ, ये है कि इस बार उन फोर्सेस की जो वैल्यू है वो mv²/r के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो फोर्सेस रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। अच्छा चलो बताना, क्वेश्चन करते हैं फिर। जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल है m और एक पार्टिकल है 2m, और इन दोनों पार्टिकल को हम इन स्ट्रिंग से बांध के ओमेगा से घुमा रहे हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में घूम रहे हैं। तो क्या तुम T1/T2 निकाल सकते हो? बताओ, फाइंड T1/T2। क्वेश्चन ये है, दोनों पार्टिकल ग्रेविटी फ्री स्पेस में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग ये है जो सेंटर से बंधी हुई है, m से बंधी हुई है, और एक स्ट्रिंग m से बंधी हुई है और ये 2m से बंधी हुई है। तो तुम्हें क्या करना है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और T1 T2 की वैल्यूज निकालनी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में जो मैंने बातें बताई हैं अभी तक, कहानी बताई है, उसको जरा अप्लाई करो पहले अपने आप। दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम ले लेना, कि दोनों लेंथ L ले लो, ये भी L है ये भी L है, दोनों का स्ट्रिंग का लेंथ सेम ले लो। हाँ, लेंथ गिवन होना चाहिए था, दोनों का L सेम ले लो, दोनों सेम लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। देखो इसमें जैसे FBD बनाएंगे, पहले M का बनाए, अगर ध्यान से देखो तो इस M के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो इसके ऊपर T1 लेफ्ट में लगेगा और T2 राइट में लगेगा, और इसका रेडियल एक्सीलरेशन किधर होगा, तो इसका रेडियल एक्सीलरेशन
इसके सेंटर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर अगर हम 2m का एफबीडी बनाएं तो 2m के एफबीडी में एक ही फोर्स है विच इज T2, लेकिन इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो अलग आएगा। इसका रेडियल एक्सीलरेशन होगा 2l ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू 2l ओमेगा स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन 2 आएगी। तो यहाँ से अगर तुम T1 निकालोगे, T2 की वैल्यू आ रही है 4ml ओमेगा स्क्वायर और T1 की वैल्यू आएगी 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू 5:4 हो गई। बोलिए यस सर। क्या डाउट है? और जैसे देखो सर 5 कैसे आया? बेटा T2 की वैल्यू उठा के रखो ना T1 वाली इक्वेशन में। तो मैं मैथ है हटा दे रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, करो आप लोग। T2 की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रखो। यस सर, यस सर। मान लेते ये m मास का एक ब्लॉक है और ये रफ सरफेस है उसके ऊपर रखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ से उसका डिस्टेंस r है। ठीक है, क्वेश्चन है द ब्लॉक डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो हमें पता करना है फाइंड ओमेगा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है इस चीज के लिए कि वो जो ब्लॉक है वो डिस्क के ऊपर स्लिप नहीं हो, उसी के साथ साथ घूमता रहे। प्रोसेस वैसे ही है, हमें सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर हम ये m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो एक तो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे। क्यों भाई? अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा। कितना होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। अभी बताओ कि कौन सा फोर्स है जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल की एक्टिंग कर रहा है? क्यों भाई, कौन सा फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशन करा सकता है? फ्रिक्शन है, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन को हम लगा देंगे टुवर्ड्स सेंटर। अब क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन की सॉल्व करने की बात कर रहा है तो फ्रिक्शन भी हम मैक्सिमम लगा देंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन। बताइए, तो एक इक्वेशन होगी n इक्वल टू एम जी, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, और एक इक्वेशन होगी म्यू एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, तो म्यू इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से तुमको ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। मतलब इससे ज़्यादा अगर ओमेगा हुआ तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है ना। और देखो, जैसे एक एग्जांपल होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ये है, एल लेंथ थीटा है, ये ओमेगा है। तो हमें टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है। बनाओ इक्वेशन, बनाओ उसी तरह से और टेंशन निकालने की कोशिश करो। एम मास का ये ऑब्जेक्ट है, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। फाइंड ए पार्ट में टेंशन
और बी पार्ट में थीटा, सपोज थीटा भी अननोन है। प्रोसेस लगभग वैसे ही है। इस पार्टिकल का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो देखो, एक इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा और हम टेंशन इधर की तरफ लगाएंगे, देखो ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया और इधर की तरफ हो जाएगा इसका ए आर। लेकिन ए आर जरा ध्यान रखना, ए आर को लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू एल साइन थीटा बन जाएगी, ठीक है। तो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg बैलेंस कर लेगा और टेंशन का जो रेडियल कंपोनेंट है वो इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो m l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों से अगर तुम निकालोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जा रही है m l ओमेगा स्क्वायर, और थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा को लिख देंगे g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर। देखो कर लिया ना सभी ने? यस सर। Yes, sir. इसी तरह निकालते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड ड्यूरिंग अ हॉरिजॉन्टल टर्न। मैक्सिमम सेफ स्पीड ड्यूरिंग अ हॉरिजॉन्टल टर्न मतलब कि जैसे कोई भी व्हीकल है, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में होने का मतलब है कि वो कोई टर्न ले रही है v स्पीड से, और v स्पीड से टर्न लेते समय r रेडियस का ये आर्क बन रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। तो इसका स्लिपिंग नहीं हो उसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो सकती है? तो देखो यहाँ भी यही बात बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लगा दो एफ एस मैक्स। तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो देखो वर्टिकल में इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू एम जी, और रेडियल में बनेगी एम यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, और ए आर को लिखेंगे हम लोग वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। तो मैक्सिमम स्पीड जिस पे टर्न लिया जा सकता है सेफली वो कितना निकल के आ जाएगा? वो आ जाएगा म्यू जी आर। तो ये भी एक रिजल्ट है जो याद रख सकते हो भाई। जब कोई भी कार या व्हीकल या मोटरसाइकिल टर्न ले रही है जिससे वो स्लिप ना हो जाए तो मैक्सिमम स्पीड ये होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर टर्न लिया तो स्लिपिंग हो जाएगी, स्किडिंग हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर draws free body diagram with respect to rotating frame, then there is additional force in FBD called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये एडिशनल फोर्स हम कितना लगाते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर
एक्चुअली क्या है, सेंट्रीपिटल से करो क्वेश्चन या सेंट्रीफ्यूगल से करो, एक ही मतलब है। आर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। मतलब जैसे ऊपर कार वाला ही क्वेश्चन है, तो उस कार वाले क्वेश्चन में ही अगर मान लो हम कार के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो कार में बैठ के कार तो सर्कुलर मोशन में नजर नहीं आएगी, सर्कुलर मोशन नजर आएगा ग्राउंड से। तो अगर हम उस फ्रेम में जाके ऑब्जर्व करते हैं तो हम mv²/r के सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय mr⍵² का सेंट्रीफ्यूगल दिखा सकते हैं। बात एक ही है, चाहे जो दिखाओ तुम, दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल नाम यूज भी करो, बिना उसके भी काम चल ही रहा है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास इस तरह का सिलेंड्रिकल रोटर है। सिलेंड्रिकल रोटर से मतलब ये है कि ये जो रोटर है ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब इसका जो इनर सरफेस है वो मान लो रफ है, और इसके इनर सरफेस पे एक बॉडी है जो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे कैसे है, तो रेस्ट पे ऐसे है क्योंकि ये बॉडी भी इस रोटर के साथ इसके इनर सरफेस पे घूम रही है। इसको डेथ वेल भी बोलते हैं। ठीक है ना। वो मोटरसाइकिलिस्ट को देखा होगा चलाते हुए, तो वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहे हैं। क्यों नहीं गिर रहे हैं, तो अगर हम इसका एफबीडी, अब तुम इसका एफबीडी एक काम करो, इसी के ऊपर बैठ के बनाओ, मान लो तुम भी घूम रहे हो साथ साथ, तो तुम्हें वो बॉडी रेस्ट पे नजर आएगी। तो अगर तुम्हें रेस्ट पे नजर आएगी तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस दिखाओगे, बताओगे भाई? उसके ऊपर एक दिखाओगे mg नीचे की तरफ, क्यों भाई? इधर से दिखाओगे तुम नॉर्मल फोर्स। अब क्योंकि रोटर वाले फ्रेम में हो तो बाहर की तरफ लगाओगे mr⍵² का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो रेस्ट पे किसकी वजह से है, तो वो रेस्ट पे फ्रिक्शन की वजह से है, जो उसके सरफेस से लग रहा होगा टेंजेंशियली ऊपर की तरफ। और ये बॉडी कैसे है, ये बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे अगर कोई बॉडी होती तो फोर्सेस कैसे बैलेंस करते हो, वैसे ही बैलेंस कर दो। तो सर्कुलर मोशन की बजाय वो रेस्ट पे नजर आएगी, बस ये इतना फर्क आएगा केवल। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ सर्कुलर मोशन वो बॉडी रेस्ट पे हो गई, तो हमें एक एडिशनल फोर्स उसमें दिखाना पड़ेगा कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो दिखाया हुआ है मैंने, ये वाला फोर्स है एफ सेंट्रीफ्यूगल। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लिफ्ट या एलिवेटर है, ये थीटा एंगल है और ये स्मूथ सरफेस है, और इसको हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, एल रेडियस है। ठीक है। और इसके ऊपर इंक्लाइंड सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है। एम मास। तो हमें निकालना है फाइंड ओमेगा सच दैट ब्लॉक does not slip with respect to inclined surface. Block does not slip with respect to inclined surface. देखो अच्छा सर, मैंने थीटा निकाल दिया। सर मैंने थीटा निकाल दिया। कोई बात नहीं सर, वो आएगा tan थीटा g अपॉन l का अंडर रूट। n इधर हो गया, mg इधर हो गया, और अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में बात करें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, तो हम इसके ऊपर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगा देंगे।
तो सेंट्रीफ्यूगल कितना हो जाएगा, ml ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो अब हम इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी कैसे है, रेस्ट पे है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करके tan थीटा लिखें तो tan थीटा हो जाएगा l ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। तो यहाँ से ओमेगा निकालना था हमको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन l। तुम ध्यान से अगर देखोगे तुम्हें लगेगा सब एक जैसे ही है, सारे क्वेश्चन कुछ अंतर नहीं है, केवल एफबीडी में थोड़ा बहुत फर्क है। चाहे सेंट्रीफ्यूगल से करो या सेंट्रीपिटल से करो, एक ही मतलब है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में? सर पहला दिन है ना, तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। पहला दिन है तो नहीं समझ में आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा कोशिश, थोड़ा घर पे भी करना पड़ेगा तुमको। यस सर। सर आप डायरेक्टली एन साइन थीटा एन कोस थीटा समझ गया मैं कि आपका कैसे कर ले रहे हो, लेकिन सर एक बार डायरेक्टली आप कर देते हो। हाँ तो डायरेक्टली इसलिए ना, क्योंकि आप लेक्चर पहला लेक्चर से करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी तुमने सीधे 8वां लेक्चर कर रहे हो, इसलिए ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देखो और एक इसी तरह का प्रॉब्लम है। इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक पुली जैसा सिस्टम है, ये M1 है, ये M2 है, और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसको हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। सिस्टम नहीं, masses are released with respect to elevator at t equal to 0. Find acceleration of m1 and m2 with respect to elevator just after release. भाई इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल इधर लगाओ m1l ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल इधर लगाओ m2l ओमेगा स्क्वायर, एक टी इसके ऊपर, एक टी इसके ऊपर। अब ऐसा हो सकता है कि ये इधर जा रहा होगा ए से, तो ये इधर जाएगा ए से, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही बंधी हुई है ना। तो m1 के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो m1 के लिए लिखेंगे m1l ओमेगा स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू m1 है, और m2 के लिए t माइनस m2l ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m2 है। ये वही लिखा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इन दोनों इक्वेशन से तुमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो ये आएगा m1 माइनस m2l ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टेंशन निकालना होगा तो यही एक्सीलरेशन उठा के रख देना इक्वेशन में, टेंशन निकल आएगा, ठीक है। तो थ्योरी में तो इतनी ही बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने कर लिए। अब इसके कौन से प्रॉब्लम तुमको करने हैं वो मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे ही, ठीक है। तो आप उनको पहले करना, ठीक है। सर स्टार्टिंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। यस।